नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कम से कम 282 सीट और अधिक से अधिक 340 सीट। 24 में नरेंद्र मोदी मिनिमम पर रहेंगे तो 2014 के बराबर सीट जीतेंगे और मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे तो 2019 से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। ये कल तक के सर्वे हैं। पिछले 12 घंटे में महाराष्ट्र ने पूरे राष्ट्र का पॉलिटिकल मूड चेंज कर दिया है। अब मोदी किसी भी हालत में 300 सीट से नीचे नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कल तक दो अलायंस के बीच नेक टू नेक फाइट दिख रही थी। आज मोदी वहां की 48 में से 48 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की महाविकास आघाड़ी को मात देने के लिए मोदी ने एक ऐसा महा फॉर्मूला बना दिया है जिसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। क्षेत्र, जाति और पॉपुलैरिटी, हर कसौटी पर खरा मोदी का गठबंधन कैसे बना और इसका असर कहां कहां होगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल पॉलिटिक्स की ऐसी ट्रिक पक्की हो गई हैट्रिक। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 2024 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, यह भी डिसाइड हो गया। दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। मुंबई से यह घोषणा हो गई। घोषणा करने वाले कोई बीजेपी के लीडर नहीं है। मोदी के नाम की घोषणा वो लोग कर रहे हैं जो कल तक बीजेपी से लड़ रहे थे। शरद पवार गुगली फेंकते रह गए। दूसरी तरफ से एक ही बाउंसर आया और गेम फिनिश हो गया। मुंबई की यह तस्वीर तो ट्रेलर है, असली पिक्चर दिल्ली में रिलीज होगी। चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। शरद पवार की गाड़ी कैसे पलट गई और पूरी की पूरी एनसीपी कैसे बीजेपी की पटरी पर आ गई, ये कोई आज की कहानी नहीं है। दोपहर 2:30 बजे मुंबई के राजभवन में जो कुछ हुआ उसकी पटकथा 2.5 महीने पहले ही लिख दी गई थी। पहला सीन 16 अप्रैल। अजित पवार मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह से मिले और बीजेपी के साथ काम करने की इच्छा जताई। दूसरा सीन 2 मई। मुंबई के वाई.वी. चौहान सेंटर में शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर इमोशनल सीन क्रिएट किया और इसी बहाने बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में पार्टी सौंप दी। तीसरा सीन 12 जून। शरद पवार राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पटना पहुंचे तो एनसीपी में अलग हवा बन गई। शरद पवार अपने साथ सुप्रिया सुले को भी पटना ले गए। चाचा पवार के जाते ही भतीजे पवार ने पार्टी के बाकी नेताओं से बात की और उनको साथ मिला लिया। चौथा सीन 29 जून। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मिले। उसी दिन मुंबई में अजित पवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार के बयान पर फडणवीस ने कहा, अगली गुगली हमारी होगी। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। शरद पवार को भी सब मालूम था, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। पांचवा सीन 2 जुलाई। सुबह सुबह अजित पवार ने अपने घर पर एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई तो पैचअप का लास्ट अटेम्प्ट करने सुप्रिया सुले भी वहां पहुंची। लेकिन कॉन्फिडेंट अजित पवार ने साफ साफ कह दिया कि अब गाड़ी पीछे नहीं मुड़ेगी। तब तक राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए कुर्सियां लगने लगी थी। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे एनसीपी के कद्दावर नेताओं को अपने साथ मिलाकर अजित पवार ने अब पूरी पार्टी पर दावा ठोक दिया है। वो कहते हैं, पार्टी हमारी, चुनाव चिन्ह हमारा। तो 1984 के बाद अपने देश में कोई भी
एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना स्टेट का देखते हैं, अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते। अजीत पवार अगला चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव भी, 24 का विधानसभा चुनाव भी और उससे पहले बीएमसी का चुनाव भी। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हुई, फिर शरद पवार की एनसीपी खत्म हो गई। शिवसेना को एकनाथ शिंदे ले गए और एनसीपी को अजीत पवार ले उड़े। महाराष्ट्र का सियासी इक्वेशन अब ऐसा है, शिवसेना के एकनाथ शिंदे सीएम हैं, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, एनसीपी के अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम हैं। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना, हम क्या कहीं भाग नहीं रहे, आपको सब देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज़्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का अब महा अलायंस है। बीजेपी के पास 105 विधायक, शिंदे के पास 40 विधायक और अजीत पवार के पास भी 40 विधायक। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, मगर उसके पास विधायकों का टोटा है। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, उद्धव ठाकरे के पास 15 विधायक ही बचे हैं, शरद पवार के पास 13 विधायक ही बचे हैं। ऐसा है, कोई आइडियोलॉजिकल दूरी नहीं है। जब शिवसेना के साथ हम सरकार बना सकते हैं और शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक हमेशा रही है। बीजेपी और शिवसेना 25 साल से ज्यादा महाराष्ट्र में पार्टनर रहे, तो अगर हम शिवसेना के साथ बना सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ बनाया तो उसमें आइडियोलॉजिकल दूरी का कोई सवाल नहीं आता है। नागालैंड में हमने एनडीए को ऑफिशियल समर्थन दिया हुआ है, इसलिए कोई वहां पर कोई ऐसी बात, हम कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं, हमने हमारी पार्टी को एक यहाँ स्टेबिलिटी महाराष्ट्र की सरकार को रहे, अच्छी सरकार चले, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में जिस तरह से काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, लोकप्रियता उनकी है, देश में विदेश में भारत का नाम ऊंचा है, रोशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हमने केवल ये छोटी मोटी बातों को लेकर दूरियां बनाना, और ऑपोजिशन की आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है, ऑपोजिशन की यूनिटी कितनी संभव है, ऑपोजिशन की यूनिटी में कितनी दरारें हैं, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ा सवाल राष्ट्र का है। कल तक महाराष्ट्र को स्विंग स्टेट बताया जा रहा था। शरद पवार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के चाणक्य बनकर घूम रहे थे। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था कि यहां से मोदी की सीटें घटेंगी। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 23 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। दोनों मिलाकर एनडीए को 41 सीटें मिली थी। शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ चली गई तो समीकरण बदल गया। महाराष्ट्र में कल तक के सर्वे महाविकास अघाड़ी को फाइट में बता रहे थे। अजीत पवार की शपथ से पहले के सर्वे को देखें तो बीजेपी को 48 में से 22 से 28 सीटें मिल रही थी, महाविकास अघाड़ी को 18 से 22 सीटें मिल रही थी।
अन्य को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। अजीत पवार के एक दांव ने महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज कर दिया है। अब बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटें जीतने का प्रयास करेगी। हमारा उद्देश्य क्या है? कुर्सी नहीं है, हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। शरद पवार कहते हैं कि वो लड़ेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे, लेकिन 82 साल के शरद पवार के लिए अब ऐसा करना नामुमकिन के बराबर है। 2019 में अजीत पवार ने अकेले जाकर शपथ ले ली थी, लेकिन 2023 में वो गलती नहीं की। इस बार पवार की पूरी पार्टी ही राजभवन पहुंच गई। स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का राजभवन पहुंचना शरद पवार के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। छगन भुजबल पवार के खासम खास थे, वो भी मोदी की साइड पहुंच गए। ऐसा लगने लगा है कि एनसीपी में अब शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल ही रह गए हैं, बाकी सब अजीत पवार के साथ चले गए। महाराष्ट्र में अब तक कहा जाता रहा है कि खेल कोई भी हो, आखिरी पत्ता शरद पवार ही फेंकते हैं, लेकिन इस बार बाजी हाथ से निकल गई लगती है। बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है यह बस स्पष्ट हो चुका है। ऑपरेशन लोटस के नाम से कीचड़ बनाकर देश की राजनीति को खराब कर आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है, किसी को ईडी का डर लगाकर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने दल में लेना, ये बीजेपी का अब ये रूल हो चुका है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटना जो देखी गई, महाराष्ट्र की जनता इसको कोस रही है। बीजेपी अब दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं आएंगी। ये भूमिका महाराष्ट्र की जनता ने ले लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो इस बात को कदापि एक्सेप्ट नहीं करता। पवार ने पटना में मीटिंग की, अगली मीटिंग शिमला में होने वाली थी। पवार ने उसका वेन्यू बेंगलोर बताया। वो बेंगलोर जाने के लिए बैग पैक करने वाले थे। उससे पहले ही अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति पलट दी। बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत बड़ी ताकत मिल गई। महाराष्ट्र का रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा है। मुंबई में सियासी भूकंप आया तो दिल्ली और पटना तक जमीन हिल गई। जिन पे वो करप्शन के आरोप लगाती है, उनको समन करती है, उन पर केस करती है, फिर अपनी पार्टी में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन से धो के पाक साफ कर देती है। अब देखिएगा, अब अजीत पवार भी पाक साफ हो जाएंगे, सारे एनसीपी के नेता पाक साफ हो जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है। हेमंत बिस्व शर्मा को आपने देखा ही है, शुभेंदु अधिकारी का किस्सा हमने देखा ही है। तो उसी किस्से में आज एनसीपी और अजीत पवार भी शामिल हो गए। देखिए, आज देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। हमारे देश का लोकतंत्र ये कहता है, हमारे देश में संविधान ये कहता है कि जनता वोट देगी, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सरकार बनाती है, सरकारें तोड़ती है, सरकारें गिराती है, गैर संवैधानिक काम करती है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे देश के हर हिस्से में हो, संविधान का सम्मान होना जरूरी है। संविधान के अनुसार सरकार बननी और चलनी जरूरी है। महाराष्ट्र को मोटे तौर पर 6 सियासी क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण। इनमें से हर क्षेत्र का अलग नेता है, अलग मुद्दे हैं। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षत्रप शरद पवार थे। अजीत पवार ने चाचा को पटखनी दे दी।
शाह, शिंदे और फडणवीस की पिछली मीटिंग तक एनडीए को महाराष्ट्र में 48 मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। अजीत पवार की पलटी ने गेम बदल दिया। क्या यहां से भी गेम चेंज हो सकता है, जैसे 2019 में हो गया था? राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इस बार संभावना बहुत कम है। महाराष्ट्र से 24 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा गणित क्या निकला? बीजेपी यहां से वो दिखाएगी कि मोदी के खिलाफ जो भी लड़ रहे हैं वो घोर परिवारवादी लोग हैं। वो इतने बड़े परिवारवादी हैं कि पार्टी में सिर्फ अपने बेटे बेटी को ही बढ़ाते हैं, भाई और भतीजे को भी नहीं पूछते। बीजेपी बताएगी कि जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए सही जगह बीजेपी है। नंबर के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र पूरा का पूरा मोदी के पास चला गया। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। सुगबुगाहट बिहार में शुरू हो चुकी है। मोदी के एक मंत्री ने आज खुल्लम खुल्ला कह भी दिया, बहुत बड़ा निर्णय देने के बाद निर्णय है, हमारी एनडीए को मजबूत करने वाला निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला निर्णय है, और विरोधी दलों की जो एकजुट है, इस एकजुट को बहुत बड़ा झटका देने वाला निर्णय अजीत पवार जी का है। जिस तरह अजीत पवार जी ने निर्णय लिया है, उसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं। बीजेपी ने उनको तोड़ा है, ऐसा कुछ बोलते होंगे तो ठीक नहीं है। बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी है। मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने यहां मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा तो 39 सीटें जीत ली। 7 पार्टियों का गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की 40 सीटों पर मोदी को टक्कर देने की सोच रहे हैं। अगर महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में हो गया तो बिहार की 40 सीटों का समीकरण भी बदल जाएगा। बिहार का सबसे नया सर्वे कहता है कि अगर आज बिहार में चुनाव हो गए तो बीजेपी और सहयोगी दलों को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 16 से 18 सीटें हासिल हो सकती हैं। एक छोटा सा झटका भी इस नंबर गेम को बदल देगा। जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। सब दिन उनको झटका लगेगा। महाराष्ट्र का बिहार का इफेक्ट क्या होगा? पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है कि मोदी विरोधियों का हौसला पस्त हो जाएगा। जिन 2 राज्यों में मोदी विरोधियों को सबसे ज्यादा उम्मीद है, वहां समीकरण बदले तो 24 का पूरा कैंपेन ही डिरेल हो जाएगा। मुंबई के राजभवन में जो कुछ भी हुआ उसका असर विपक्षी एकता पर जरूर दिखेगा। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले प्रोजेक्ट का दूसरा लॉन्च पैड शिमला में लगेगा या बेंगलुरु में, अभी ये डिसाइड नहीं है। मीटिंग 12 को होगी या 13-14 को, ये भी पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। शरद पवार कहते हैं कि कांग्रेस के खड़गे और तृणमूल की ममता बनर्जी उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने भी पवार से फोन पर बात की। शिवसेना वाले संजय राउत ने नई भविष्यवाणी की है। बदलाव नहीं है, ये बदले का दौर है। बदलाव तो 2024 में होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारों की पार्टी नहीं है या जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनकी पार्टी तोड़ रही है और सरकारें बना रही है, सरकारें गिरा रही है, ये कोई इस देश के या महाराष्ट्र की परंपरा को मान्य होने वाली बात नहीं है। पहले शिवसेना तोड़ दिया 1 साल पहले, आज एनसीपी को तोड़ दिया है, और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। शरद पवार ने अपना नया पॉलिटिकल प्रोग्राम बता दिया है, मगर भतीजे के बारे में वो एक शब्द नहीं बोल रहे। अजीत पवार भी सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन चाचा के बारे में खामोश हैं। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि हो ना हो सब कुछ शरद पवार को मालूम हो और उन्होंने कोई नई गोटी फिट की हो। पवार समर्थकों को ये बात सुनने में अच्छी लगती होगी, लेकिन ये सच से बहुत दूर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।